नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त सवाल इंडिया का वक्त हो चुका है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और शुरुआत कर रहे हैं आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे जो गंभीर आरोप हैं उसको लेकर एथिक्स कमेटी के सामने जो उनकी पेशी थी, उस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने एथिक्स कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया और ये आरोप लगाया कि जो विपक्षी सदस्यों ने यह कहा कि एक महिला से निजी सवाल पूछे गए। महुआ मोइत्रा आज कैश और गिफ्ट के बदले में सवाल पूछने के आरोप में एथिक्स कमेटी के सामने पहुंची थी। उसको लेकर वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ। जरा कुछ तस्वीरें आपको पहले दिखाते हैं। Can we just तो ये महुआ मोइत्रा आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद दानिश अली आपको दिखाई पड़ेंगे जो विपक्ष जो बीएसपी के सांसद हैं, विपक्षी नेता हैं। और यहां पर जिस तरीके की गर्मा गर्मी हुई है उस पे मीडिया से भी उन्होंने बात की है और किस तरीके से वहां पर वॉकआउट हुआ है, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दे के तौर पर अब सामने नजर आ रहा है। इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, सबसे पहले आपको जरा वो सुनवाते हैं। अरे उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, महिला से व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कौन तो हम लोगों ने वॉकआउट। कौन पूछा? चेयरमैन फाउंड द कंडक्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमिटी अनएथिकल। कितने बार आपने अपने दोस्तों से बात की? बता दे कोई मतलब है? आप होटल में कौन किसके साथ रुकी, किसने पे किया? अरे Then we also asked him, is there any evidence of any cash transfer? You first put that and then you talk all the things. There is no evidence of any cash transfer. Then how does Nishikant Dubey quote from a confidential NIC report which only copies the committee? हमें बताया गया कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और निशिकांत दुबे अब जो है कल ही ट्वीट कर देते हैं कि इतनी बार लॉगिन हुआ है। दिस इज टू मच। सर आप लोग ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट in the affidavit, all documents given to us, there is no evidence of any cash transfer. We believe that Mrs. Mahua Moitre is being unfairly targeted. तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं वो इस बात पर आपत्ति उठा रहे हैं कि जिस तरीके से सवाल पूछे गए महुआ मोइत्रा से, कह रहे हैं कि उनके पर्सनल सवाल उनसे पूछे गए, वो कहां थी, किसके साथ थी। इस तरीके के सवालों का पूछने का कोई अधिकार एथिक्स कमेटी के पास नहीं है। कोई किसी तरीके का सबूत उनके सामने नहीं रखा गया कि कैसे पैसे लिए गए या और जो रिपोर्ट की बात कर रहे थे। राजीव रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये एक बहुत संवेदनशील मामला है और इस पर आज इस तरीके की गर्मा गर्मी और बहस दिखाई पड़ी है। लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर भी विपक्ष वर्सेस बीजेपी बिल्कुल बट गई है एथिक्स कमेटी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे पहले भी जब पहली बैठक हुई थी उस समय भी कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को मिला था। और आज जब बैठक शुरू हुई थी 11 बजे से जब बैठक शुरू हुई थी उस समय से उम्मीद लगाई जा रही थी कुछ न कुछ आज ज़रूर होगा। उसके बाद हमें जानकारी दी गई कि महुआ मोइत्रा जो है अपना पक्ष रखी, करीब 1.5 घंटे तक अपनी वो बात रखी। कई सारे महुआ मोइत्रा ने बातें रखी। उनका ये कहना था कि वो उनका निजी मामला था और निजी मामला को जो है जो शिकायत के तौर पर सामने पेश किया गया और जो लॉगिन और पासवर्ड की बात हो रही है वह भी वो उनके OTP के ज़रिए हो रहा है। और ये कई सारे और विपक्षी सदस्य उनके बचाव में खड़े हुए। उन्होंने यह भी कहा कि जब पैसे लेने का आरोप लगाया सवाल के बदले तो वो पैसा आखिर है क्या। तो ये सारे माहौल में इस तरह से बहस शुरू हुई। और उसके बाद जब महुआ मोइत्रा से जब जीरा शुरू हुई, क्रॉस को एग्जामिन शुरू हुई, जो बाकी जो सदस्य थे उन्होंने जब सवाल जवाब शुरू किया उसके बाद ये गर्मा गर्म देखने में आया। और नतीजा ये हुआ कि करीब 3:25 पर जो है महुआ मोइत्रा के साथ में जितने सारे विपक्षी सदस्य थे सब नारा लगाते हुए बाहर निकले। खासतौर से जो दानिश अली नारा लगा थे कि द्रौपदी का चीरहरण बंद कीजिए। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि एक महिला सांसद के साथ जिस तरह से व्यक्तिगत सवाल पूछे जा रहे थे वह एथिक्स कमेटी को ठीक नहीं लगता है, शोभा नहीं लगता है। इससे पहले जो है खुद महुआ मोइत्रा चिट्ठी लिखकर जो एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं जो सारी बातें हैं उस पर निष्पक्षता पर सवाल लगाती रही है। और उसके बाद करीब 15 मिनट बाद जो आचार समिति की बैठक खत्म हो जाती है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि एथिक्स कमेटी के जो चेयरमैन है विनोद सोनकर जो है वो अपनी
बात क्या कहते हैं। विपक्षी सदस्य जो है वॉकआउट करके बाहर निकले हैं। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है जो बाकी सदस्यों पर कि जिस तरह से जिरा हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और इस तरह से अमूमन इस तरह से कमेटी की बैठक में बातें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जिस तरह से नारा लगाते हुए बाहर निकले हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बैठक खत्म हो गई है कि कमेटी के चेयरमैन जो विनोद सोनकर मीडिया से बाकायदा बातचीत करते, पिछले बैठक के बाद भी उन्होंने बातचीत किया था और उसके बाद जो 15 मिनट जो बैठक चली है उसके बाद उस बैठक में क्या फैसला लिया गया उस बारे में बताएंगे और जो उन पर आरोप लगाए गए हैं, उनके कमेटी पर जो आरोप लगाए गए उसके बारे में वो क्या कहते हैं। काफ़ी गंभीर ये पूरा मामला है और इस पर अब ज़बरदस्त तरीके से पक्ष और विपक्ष बढ़ गया है। राजीव, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। सोनकर साहब अपनी बात जरूर रखेंगे, जरा दर्शकों को समझा दीजिए कि एथिक्स कमेटी जो होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं और उसका रूपरेखा क्या होती है। देखिए, एथिक्स कमेटी में जो अभी जो है 15 मेंबर है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि करीब 13 मेंबर आए थे और 13 मेंबर जो होते हैं उसकी जो नियुक्ति जो होती है संसद करती है और उसमें जो सदस्य होते हैं जिस पार्टी का कह सकते हैं कि जिसमें सांसद होते हैं जितना बहुमत होता है उसके आधार पर जो होते हैं। और इस कमेटी में जो है आपके विपक्ष के भी सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, बसपा के सांसद हैं, CPM के सांसद हैं, बट बहुमत जो है बीजेपी के साथ है। क्योंकि बीजेपी की सदस्यों की संख्या लोकसभा में बात करें तो बहुत ज़्यादा है। अब विपक्ष की तुलना में अगर बात करें तो उसी अनुपात में उनके सदस्य भी होते हैं और चूंकि बहुमत बीजेपी के सदस्यों का है तो जाहिर सी बात है कि चेयरमैन भी जो है वो बीजेपी की है। लेकिन सबकी बात सुनी जाती है और ये संसद तय करती है और उसके बाद एथिक्स कमेटी की बैठक करने के बाद जो है मोटे तौर पर बहुमत के आधार पर फैसला लेती है और उसके बाद वो फैसला लेने के बाद जो लोकसभा स्पीकर है उनको अनुशंसा करती है और उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो होता है अगर कोई कार्रवाई अगर होती है महुआ मोइत्रा पर या कुछ भी होता है तो उसके बाद जो है जो सदन जो है उसको मोशन वहाँ पास करना होगा, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो यह जो एथिक्स कमेटी जो है ये रेकमेंड करेगी और एथिक्स कमेटी जो बनी हुई है ये इसलिए बनी हुई है कि संसद के तौर पर आपका आचार जो है जो आचरण जो है वो कैसा है, ये सबसे बड़ी बात देखिए। जो महुआ मोइत्रा जो कई सारे सवाल उठा रही है कि आपराधिक अगर मामला है तो वो उसको आप जाँच नहीं कर सकते, तो कुछ सदस्यों का ये कहना है ठीक है हम आपराधिक मामला तो जाँच करने के लिए बने भी नहीं है, हम इसलिए बने एथिक्स कमेटी बना हुआ है, ये संसदों के आचरण को जाँच करने के लिए बना हुआ है और हम जो उचित समझते हैं उसके आधार पर जो है हम अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। जी अजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा मामला है और इस पर जबरदस्त राजनीति जो है वो अब गर्माती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव से बिल्कुल पहले जो राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी मुश्किलें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बढ़ा दी। गोविंद सिंह दोतासरा के बेटों से ईडी ने उनको समन देकर पेश होने के लिए कहा है। यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा है और हाल ही में ईडी ने दोतासरा के यहां पर रेड भी की थी। इस पर ज्यादा जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर दे रहे हैं। चलिए सीधे मुकेश के पास चलते हैं और मुकेश, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो समन दिए हैं उसमें क्या क्या बातें और किस किस बारे में जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चाहता है, क्योंकि जो टाइमिंग है चुनाव से बिल्कुल पहले इस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है। मुकेश सर, अपने आपको अनम्यूट कर लें आप। सारा है उनके यहाँ ईडी ने कुछ दिन पहले रेड की थी, छापेमारी की थी और कई सारे ठिकानों पर रेड हुई थी। दरअसल ये जो मामला है ये 2022 का है, जब राजस्थान में जो टीचर का ग्रेड 2 था उसका जो पेपर हुआ था, लेकिन पेपर होने के पहले ये पेपर लीक हो गया था और तब एलिगेशन ये लगा था कि जो पेपर है वो 8 से 10 लाख रुपए में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनको लीक किया गया है। उस मामले में जो ईडी है और जो राजस्थान पुलिस है उसने 3 लोग गिरफ्तार किए थे। इस मामले की जांच अब ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कर रही है और इसी मामले में गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर कुछ दिन पहले ईडी ने रेड की थी। अब उसी मामले में जो ईडी है वो उनके बेटों से पूछताछ करना चाहती है। दरअसल एलिगेशन ये था कि जब ये पेपर लीक हुआ तब 2022 में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे और इसमें यह एलिगेशन है कि जो पैसा पेपर लीक से मिला और वो पैसा गोविंद सिंह डोटासरा और उनके बेटों तक पहुंचा है।
तो उसी मामले में पीएमएलए के तहत ईडी जांच कर रही है और उनके बेटों को समन किया गया है। हालांकि समन कब के लिए है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ईडी ने समन जारी किया है और पीएमएलए के तहत गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों से पूछताछ होनी है। इस मामले में और भी आरोपी हैं जिनको लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इस वक्त जांच कर रहा है इस मामले की, और गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजस्थान में, सचिन पायलट ने जब अपना पद छोड़ा था उसके बाद इन्हें वहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उनके बेटों को बुलाया गया है। अब वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर राजनीति बदस्तूर जारी है। जरा इस पर रिएक्शंस क्या क्या हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। उनके परिवार पर या उन पर कोई भी आफत आएगी, कोई भी एजेंसी कार्रवाई करेगी तो पूरी पार्टी, हम सब उनके साथ खड़े हैं। जैसे भी होगा हम उनके साथ हैं। वो अकेले नहीं है, पूरी पार्टी और पूरा राजस्थान की जनता उनके साथ है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के पुत्र को समन भेजा गया था ईडी का, और मुख्यमंत्री जी के भी साथ हैं हम, और अब आपके प्रदेश अध्यक्ष के, उनके प्रदेश अध्यक्ष के भी साथ है। अब जान निकाल के दे क्या वो भी दे देंगे, आप बता देना कब देनी। तो ये राजस्थान से कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पर लगातार जो है विपक्ष कहता रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टाइमिंग देखिए, चुनाव वाले राज्यों में विपक्ष पर ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसता है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर ईडी की ऐसी कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी कुछ मुश्किलें राजस्थान में बढ़ गई हैं। वो कैसे बढ़ गई हैं वो भी जरा मैं आपको बताता हूं। राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में राजस्थान की जो एसीबी है उसने इनकी गिरफ्तारी की है। ईडी अफसरों पर चिटफंड केस में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। पीठ थपथपाने वाला काम किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में के काम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई बार कहा कि मैं इसका काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये बड़ा काम है। यदि ईडी का या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो बहुत गंभीर मामला है, और एसीबी ने हिम्मत दिखाकर गिरफ्तार किया है। इसके लिए मैं एसीबी को बधाई देता हूं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कांग्रेस के पीछे, वहां पर सरकार जो है कांग्रेस की वो ईडी के पीछे, वो आपको राजस्थान में बनता मामला नजर आ रहा है। वहीं ईडी से जुड़ी एक और खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने उनकी पेशी होनी थी, उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पेश नहीं होंगे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर ईडी को पलट के आरोप लगाए। ईडी को अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब भेजा है उसमें उन्होंने ईडी से समय नहीं मांगा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि आप अपना समन ही वापस लीजिए। और उसका कारण उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि ईडी अब जवाब पर आगे की जो रणनीति है वो तैयार करेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है राजनीति से प्रेरित मामला है। इधर केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए रवाना हो गए, जहां पर आम आदमी पार्टी का रोड शो होने के बाद दोनों एक रैली में भी हिस्सा लेंगे। 3 दिन के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हैं। उससे पहले ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को आया और 2 तारीख को उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल ने जवाब में अब क्या क्या कहा है जरा ये आपको थोड़ा बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि गवाह या संदिग्ध किसी तौर पर बुलाया गया है, साफ नहीं है। आप मुझे अक्यूज मानते हैं, आप मुझसे गवाही चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं ये आपने ठीक से नहीं बताया है। व्यक्तिगत मुख्यमंत्री के तौर पर, व्यक्तिगत अरविंद केजरीवाल के तौर पर, या फिर आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट या संयोजक के तौर पर बुलाया गया है, यह आपने साफ नहीं किया है। छवि खराब करने के लिए बीजेपी नेताओं ने ईडी का समन जो है वो लीक कर दिया है। साथ ही साथ समन जारी होते ही बीजेपी के नेता गिरफ्तारी की बात करने लगे हैं। 30 अक्टूबर को मनोज तिवारी ने कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव हैं, मैं पार्टी का स्टार प्रचारक हूं, चुनावी राज्यों में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना है, मुझ पर आधिकारिक प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, दिवाली तक मेरी जो उपस्थिति है वो आवश्यक है। ईडी तुरंत समन वापस ले, यह राजनीति से प्रेरित है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में ईडी को भेजा है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनोज तिवारी जी को पता था कि ईडी अब अरविंद केजरीवाल जी को समन देके गिरफ्तार करेगी। इसका मतलब जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी जाती है। ईडी का, इन्वेस्टिगेशन का, मेरिट का, सबूतों का कोई लेना देना नहीं है।
इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है। अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। अरे आपको तो पता था कि ये सारे कट्टर ईमानदार थे, मगर इनमें से किसी को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रही है? अब अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने नहीं पहुंचे। उनके पास विकल्प क्या क्या है? शराब घोटाले में ईडी के लिए क्या विकल्प हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए क्या विकल्प हैं, किस तरीके से आगे ये पूरी कार्रवाई बढ़ेगी, इस पर जरा एक एक करके जानकारी ली जाएगी। सबसे पहले चलते हैं मुकेश के पास। वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तलब तो किया गया था, लेकिन वो क्यों पहुंचे नहीं है। ऐसा में सवाल उठता है कि ईडी और अरविंद केजरीवाल अब क्या क्या लीगल ऑप्शंस अपना सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का सम्मन होने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि उनको ये पहला सम्मन था और अगर ऐसे में कोई ठोस वजह से नहीं आ पाता है तो फिर ईडी उसको आगे डेट देती है, क्योंकि ये हर किसी के पास कानूनी विकल्प होता है कि वो पहले सम्मन में या दूसरे सम्मन में पेश हो या नहीं। अगर उसके पास कोई ठोस वजह है ना आने की तो वो सम्मन स्किप कर सकता है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ना आने की वजह क्या बताई है? क्या वो एक राजनीतिक रैली की वजह से नहीं आए हैं? अगर वजह ये है तो अब ये देखना होगा कि ईडी उनको कितना समय देती है, क्योंकि कानून के जानकार हैं उनके मुताबिक अगर कोई 3 बार सम्मन होने के बाद भी पेश नहीं होता है तो जांच एजेंसी फिर कानूनी विकल्प का रास्ता अपना सकती है। ईडी चाहे तो 3 सम्मन के बाद फिर कोर्ट जा सकती है और कोर्ट में गैर जमानती वारंट के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है, और अगर कोर्ट से गैर जमानती वारंट मिल जाता है तो जांच एजेंसी फिर उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो अभी देखना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको अभी कितना समय मिलता है, यानी जो जांच एजेंसी है वो उनको दूसरा समन जारी करेगी और जारी करती है तो कब उनको पेश होने के लिए कहती है, और अगर वो उस सम्मन में भी नहीं आते हैं तो क्या उनको तीसरा सम्मन जारी होगा, और तीसरे सम्मन में अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ईडी कोर्ट का रास्ता अपना सकती है और गैर जमानती वारंट कोर्ट के जरिए हासिल कर सकती है, और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार जांच एजेंसी के पास होगा। लेकिन अभी ये बात का प्रोसेस है। अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, देखना होगा कि जो वो ईडी के अगले सम्मन में पेश होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जांच एजेंसी के पास तमाम कानूनी विकल्प हैं, और अगर ऐसे में कोई पेश नहीं होता है तो वो उन विकल्पों को चुन सकती है। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं ईडी के सामने आज अरविंद केजरीवाल क्योंकि पेश नहीं हुए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कानूनी विकल्प अभी बचे हुए हैं। क्या क्या वो विकल्प हैं कानूनी, आशीष भार्गव हमारे सहयोगी बता रहे हैं। ईडी के सम्मन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कई जो कानूनी विकल्प हैं, उनमें पहला विकल्प यह है कि वो ईडी के सम्मन को दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करके चुनौती दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा विकल्प उनके पास है कि वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो ईडी के सम्मन को लेकर जो बाकी याचिकाएं चल रही हैं उनमें शामिल होने की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि
उनको भी उन याचिकाओं में, उनकी याचिका को भी जोड़ा जाए। इसके साथ साथ वो इस याचिका में मांग कर सकते हैं कि ईडी का जो सम्मन है उसको रद्द किया जाए। उससे पहले वो मांग कर सकते हैं कि अंतरिम तौर पर ईडी के सम्मन पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ जब तक ये सुनवाई चले और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए इस मुद्दे पर, तब तक सुप्रीम कोर्ट उन्हें ईडी से गिरफ्तारी का संरक्षण प्रदान करे। तो ये सारे विकल्प हैं अरविंद केजरीवाल के पास। हालांकि उम्मीद यही है कि वो हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। सम्मन की क्वेश्चन को लेकर, सम्मन को रद्द करने की मांग को लेकर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं यहाँ पर चल रही हैं। बीआरएस नेता के कविता की याचिका है, इसके अलावा टीएमसी के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी भी एक याचिका है जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसके साथ साथ ईडी की जो शक्तियाँ हैं, चाहे सम्मन करने की शक्ति हो, गिरफ्तारी की शक्ति हो, कुर्की की शक्ति हो, जब्ती की शक्ति हो, इनको लेकर जो 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस पर भी समीक्षा, उस पर फिर भी पुनर्विचार एक बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के पास जो कानूनी विकल्प हैं बरकरार हैं। सबसे बड़ा विकल्प देश की सबसे बड़ी अदालत में आने का है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। सीधे लिए चलता हूं आपको अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। राजनीतिक विकल्प क्या है? आपने देख लिया कि ईडी क्या कर सकती है, अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी विकल्प क्या है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई को किस तरीके से आगे ले जाएंगे? क्या पूरी तैयारी पार्टी कर रही है? शरद बता रहे हैं। शरद, आशीष बता रहे थे कि क्या क्या कानूनी विकल्प हैं। अब राजनीतिक तौर पर यह लड़ाई ज्यादा बड़ी लड़ाई है। इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़ी हुई है। क्या क्या अब आम आदमी पार्टी की प्लानिंग है इसे राजनीतिक तौर पर उठाने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी की पहले कोशिश तो यही है कि जिन राज्यों में वो चुनाव लड़ रही है, 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम, तो जितना चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल इन राज्यों में कर सकें उनसे करवा लें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि लड़ाई राजनीतिक ज़्यादा है, कानूनी कम है। तो कोशिश यही है कि जितना प्रचार अभी कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि संभावना वो यही मान रहे हैं कि आज नहीं तो कल, ये भले ही अभी चुनाव प्रचार की वजह से उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और चिट्ठी लिख दी है, लेकिन आज नहीं तो कल देर सवेर उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है। वो ऐसा मानते हैं, आम आदमी पार्टी वैसा मानती है और दावा जो है बीजेपी भी ऐसा कर ही रही है। तो पहला तो ये है कि चुनाव प्रचार अच्छे से किया जाए। दूसरा, अभी तक कोशिश हुई कि इंडिया गठबंधन में आकर दूसरे दलों का सहयोग लिया जाए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन नाम की जो चीज़ बीच में आई थी वो थोड़ी कुछ कमज़ोर है, और चुनाव के बाद जब एक नए समीकरण हो सकता है देखने को मिले, कांग्रेस देखने को मिलेगा कि क्या और मजबूत होती है या कमज़ोर होती है, तो उसके बाद हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ किस तरह से आम आदमी पार्टी अपने संबंध बनाएगी या बढ़ाएगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन इन सबसे पहले अभी गेंद जो है फिलहाल ईडी के पाले में ही है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद अब ईडी ने जवाब देना है कि वो क्या करने वाले हैं, और उस हिसाब से ही फिर आगे जो है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की रणनीति बनेगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के सिंगरौली में प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनको ये मान के चल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जब चुनाव के नतीजे आए उस वक्त मुझे पता नहीं मैं जेल में होऊंगा या बाहर होऊंगा, लेकिन अपनी पार्टी कैंडिडेट को जिताने के लिए उन्होंने वहाँ से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से ये वो ये मान के चल रहे हैं कि ये गिरफ्तारी होनी है, तो लेकिन ये अगर ये होनी है तो कब होनी है, तो उसके लिए ही अब जो है पत्राचार चलेगा ईडी के और अरविंद केजरीवाल के बीच में। जवाब आएगा तब पता लगेगा कि अब अगला मूव आम आदमी पार्टी का क्या होता है। जवाब है ईडी के, और उससे पहले इंतजार है ईडी के जवाब का। उससे पहले बीजेपी जितनी कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर राजनीतिक हमला किया जाए, अरविंद केजरीवाल भी कोशिश करेंगे कि कम से कम इस पूरे मामले को, अगर जेल जाने से पहले एक माहौल जरूर ऐसा बनाया जाए कि जनता तक वो अपनी बात रख सकें, एक सिंपैथी फैक्टर अपने लिए जरूर क्रिएट कर सकें, क्योंकि राजनीति में अंत में सबसे जरूरी जनता है और वही तय करती है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए। जैसे शरद बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल प्रचार में बयान दे रहे हैं, सिंगरौली में है मध्य प्रदेश में, क्या उन्होंने कहा जरा आपको वो सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, काम हमने ऐसा करा, हमारी जब सरकार बनी उसके पहले वाली सरकारें पूरे देश में
दिल्ली किस नाम से जाना जाता था? कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, CNG घोटाला हो गया। घोटालों के नाम से दिल्ली जानी जाती थी। दिल्ली के बाद आम आदमी के पेड़ पर हरे रंग के पत्ते नगर निगम में आपने दिए हैं भाई साहब। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करने आया हूं, नमस्कार करने आया हूं। देखिए, जो इनकलाब चलते किया, इसी वजह से देश विदेश से लोग दिल्ली और पंजाब के लोगों को मिलने आते हैं कि ये कौन सी मिट्टी के लोग हैं जिन्होंने इनकलाब ला दिया। उसी तरह से आज मैं पंजाब से सिंगरौली वालों को मिलने आया हूं। कुछ देर पहले आप बात सुन रहे थे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है उसमें सब शायद अभी कुछ दिनों के लिए अलग अलग अपनी ढफली अलाप रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो एक बड़ा घटक दल है इंडिया गठबंधन का, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर उसका जो आने वाला चुनाव है 2024 का, समाजवादी पार्टी के किस तरीके से उनका रवैया रहता है उस पर निर्भर करेगा इंडिया गठबंधन के चांसेस। उन्होंने कम से कम अभी अपना मन फिलहाल बना लिया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की में समाजवादी पार्टी ने 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। 65 सीटों पर प्रत्याशियों का जो चयन है वो लगभग पूरा हो चुका है। यानी कि वो भाई अब इंडिया गठबंधन जब भी अपना कार्रवाई करेगा, अखिलेश यादव अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। गठबंधन के सहयोगियों के लिए 15 सीटें छोड़ी गई हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में यह चर्चा हुई है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की जो 2 सीटें होती थी उसमें से एक अब बीजेपी के कब्जे में है, अमेठी और रायबरेली, उन सीटों को समाजवादी पार्टी छोड़ेगी। इसके अलावा गाजियाबाद अभी फिलहाल बीजेपी के पास है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, वाराणसी, प्रयागराज, बांसगांव, देवरिया, झांसी और महाराजगंज सीटें जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर 15 सीटें अपने जो घटक दल हैं उसमें जयंत चौधरी की पार्टी भी मान लीजिए, कांग्रेस भी मान लीजिए, और भी कोई अगर आना चाहे साथ में उनके लिए वो छोड़ेंगे। इस पर जरा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए, और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अब चुनाव तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों में चल रहा है तैयारी, प्रचार, लेकिन मध्य प्रदेश की लगी आग वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। कल समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय किया कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 65 सीटें समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी। तो अब तक जो चल रहा था कि गठबंधन होगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस बराबरी की सीटों की बात होगी, समाजवादी पार्टी ने अपने तेवर तल्ख किए हैं और 65 सीटों पर उन्होंने कहा है कि उनके उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं और वो जल्द अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करने वाले हैं। यानी समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि वो अगर कांग्रेस ने उनके लिए मध्य प्रदेश में सीटें नहीं छोड़ी तो वो भी उत्तर प्रदेश में बड़े भाई बनकर रहेंगे और बड़े भाई बनकर ही वो इस पूरे मामले को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस ने साफ किया है कि हमेशा की तरह गठबंधन हुआ या नहीं हुआ तब भी उन्होंने कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीटें छोड़ी हैं, तो वो इस बार भी अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ेगी। इसके अलावा जो सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए छोड़ सकती है, इसमें कांग्रेस आप मान सकते हैं गठबंधन घटक दल है, क्योंकि जो इंडिया बना है विपक्षी दलों का गठबंधन उसमें कांग्रेस है समाजवादी पार्टी के साथ। तो उसमें जो सीटें छोड़ेगी समाजवादी पार्टी वो सीटें हैं अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। आपको बता दें कि अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद हैं,
रायबरेली से सोनिया गांधी, गाजियाबाद भी छोड़ेगी, गाजियाबाद से वीके सिंह सांसद हैं, गौतम बुद्ध नगर छोड़ेगी, जो गौतम बुद्ध नगर भी बीजेपी के पास है, महेश शर्मा सांसद हैं, कानपुर भी बीजेपी के पास है, आगरा भी बीजेपी के पास है, बागपत से सत्यपाल सिंह वो भी बीजेपी के सांसद हैं, मथुरा से हेमा मालिनी सांसद है वो भी बीजेपी के पास है, बुलंदशहर वो भी बीजेपी के पास है, वाराणसी छोड़ेगी, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, प्रयागराज समाजवादी पार्टी छोड़ेगी जो भी बीजेपी के पास है, बांसगांव छोड़ेगी, देवरिया छोड़ेगी, झांसी छोड़ेगी और महाराजगंज छोड़ेंगी। ये लगभग 15 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के लिए छोड़ेगी, जिसमें से कांग्रेस को आप कह सकते हैं, क्योंकि बसपा ने अब तक तो कहा नहीं है कि वो अलायंस में आएंगे। तो अब जो मध्य प्रदेश के लगी आग है वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है और उसकी आंच अब देखते हैं कैसे क्या होगा, कांग्रेस का रिएक्शन क्या होता है। कांग्रेस देखिए अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, इंडिया में साथ में है, लेकिन कांग्रेस इधर बसपा से भी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में वो अलायंस कर लें। तो अब बड़ी दिलचस्प होने वाली है यूपी की लड़ाई, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश के तय करेंगी कि 2024 का ताज किसके सर पर सजेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अगर आप दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खबर आप जी रहे होंगे। बाहर अगर अपने घर से निकले होंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज यानी कि 2 नवंबर को दिल्ली में औसतन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 378 दर्ज की गई है। ये बहुत ही खराब श्रेणी की जो हवा होती है उसमें आती है। आज आपको सूरज भी दिखाई नहीं पड़ा होगा, इतनी धुंध है। राजधानी में 10 इलाकों में प्रदूषण का जो स्तर है वो सबसे ज्यादा है। इन इलाकों में पंजाबी बाग, नरेला, बवाना, मुंडका और आनंद विहार शामिल है। आनंद विहार में जो AQI है वो 452 दर्ज की गई। बवाना में AQI 432, मुंडका में 439 दर्ज की गई है। तो ये आप देखिए किस तरीके से जो बहुत ही खतरनाक श्रेणी है, यानी कि उसमें भी ये कई जगह पर जो AQI है, जो हवा की जो गत है, वो आपको दिखाई पड़ रही है। चलिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शुभांग सिंह इस वक्त बाहर से जुड़ रहे हैं। अच्छी बात है, शुभांग ने मास्क पहना हुआ है, लेकिन ये भी एक बड़ा लिमिटेड प्रोटेक्शन देता है। शुभांग, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं कि वो कल बताया गया था कि GRAP यानी कि ग्रैप 2 का यहाँ दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया है, उसका कुछ असर हो नहीं रहा है, तो अब क्या सरकार ले रही है इस पे एक्शन? बिल्कुल अंकित, देखिए सबसे पहले देखिए दिल्ली का आज का औसतन है क्या 370 का आंकड़ा पार कर गया है और दिल्ली के 10 इलाके इस वक्त गंभीर श्रेणी में जा चुके हैं। वही अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा का जो इलाका जो टोटल औसतन AQI है वो 390 का आंकड़ा पार कर गया। तो लगातार जो पूरा दिल्ली NCR का इलाका है ये प्रदूषित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चलते ही कल दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक पे ये फैसला किया गया था और उन्होंने आदेश दिया था कि दिल्ली में 18 टीमें गठित की जाएंगी जो ये देखेंगी कि दिल्ली में डीजल बसेस तो नहीं चल रही है, क्योंकि जो दिल्ली के बाहर के इलाके हैं जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से कुछ बसेस आती हैं जो डीजल बसेस हैं, उनकी एंट्री अब उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उन्हें दिल्ली में नहीं चलने दिया जाएगा। साथ ही ग्रैप 2 तो पहले से लागू ही है, लेकिन उस बैठक में इस बारे में बात की गई थी कि जो दिल्ली में पानी का छिड़काव किया जा रहा है उसमें 10 सप्रेसेंट्स का इस्तेमाल और किया जाए ताकि जो प्रदूषण है उसे काबू में लाया जा सके। लेकिन अभी तक आप आज का हाल देख ही रहे हैं, जो लोग दिल्ली में आज बाहर घूम रहे हैं उन्हें पता है कि सुबह से आज धूप तो देखने को नहीं मिली और धुंध की जो चादर है वो आपको हर जगह इस वक्त दिखाई दे रही होगी। आंखों में जलन होना, गले में खराश होना, खांसी होना, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सिम्टम्स है जो प्रदूषण के हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि आप मास्क पहन के बाहर निकलें, ख़ास तौर पर सुबह के समय में जब ज़्यादा कोहरा होता है, ज़्यादा जो हवा की जो स्तर है वो ज़मीनी स्तर पर होता है। ऐसे में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हवा में ज़मीनी स्तर पर रहते हैं जो कि लोगों के लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो ऐसे में मास्क पहनना बेशक बेहद ज़रूरी है इस वक्त।
बिल्कुल, और डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि अपनी जो सुबह की सैर है उसे कुछ दिन रोक दीजिए, क्योंकि अगर आप जल्दी उठ के सुबह घूमने जाते हैं तो उस समय पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। AQI को देखकर जब थोड़ा धूप निकली हुई हो तब जाइए सैर के लिए। सुबह सुबह उठकर जाने में ये और भी आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग हमारे साथ जुड़ने के लिए।